युद्ध भूमि में सबसे वरिष्ठ रैंक के अधिकारी जो वीर गति को प्राप्त हुए वो थे ब्रिगेडियर उस्मान। उन्होंने कहा था, मृत्यु तो देर सवेर सबको आनी है, लेकिन इससे बेहतर मृत्यु और कहां कि होम हो जाए अपने मंदिरों में देवताओं और पूर्वजों के अस्थि भस्म को सुरक्षित रखते हुए। पर वंदे मातरम की ये जो कहानी है वो मृत्यु के बारे में नहीं है, वो जिंदगी के बारे में है, संघर्ष के बारे में है, शौर्य के बारे में है। वंदे मातरम की इस कहानी के 3 किरदार हैं। तिरंगे की हिफाजत करते हिंद के सैनिक, सोलह साल की एक लड़की जिसने मिट्टी की लाज के लिए मेहंदी रचे हाथों में हथियार थामा, और 12-14 साल के बच्चे जो गोला बारूद के बीच रणभूमि में बेखौफ होकर हिंदुस्तान के लिए लड़े। पर जिस समय ये कहानी शुरू होती है उस समय कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। इसीलिए इस कहानी में भारतीय सेना का किरदार कुछ समय बाद शुरू होगा। ये उस दौर की बात है जब भारत की आजादी और पाकिस्तान के जन्म के साथ दो देशों के बीच एक स्वतंत्र वजूद की ख्वाहिश के साथ खड़ा था कश्मीर। कश्मीर के राजा हरि सिंह को सबने समझाया कि अकेले रहने का फैसला व्यावहारिक नहीं होगा। जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे का निर्णय हुआ तो कई हिस्सों ने हिंसा देखी। कश्मीर और लद्दाख के इलाके तो कमोबेश बचे रहे, पर जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के आह्वान का नतीजा भुगता था जम्मू ने। अगस्त के मध्य से ही सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो गई थी। 17 अगस्त को बंटवारे की बारीकियों के ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में हिंदुओं और सिखों का नरसंहार शुरू हुआ। पाकिस्तान से मदद मांगी जाती तो वो ऐसी किसी हिंसा से ही इनकार कर देता था। महाराजा हरि सिंह अभी भी सोच रहे थे कि वो स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे, पर ये उनकी गलतफहमी थी। आखिरकार हुआ वही जिसकी आशंका थी। पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने की कोशिशें शुरू कर दी। उसने अपनी सेना को नहीं भेजा, बल्कि क्रूर और अत्याचारी कबायलियों को जम्मू कश्मीर की सीमा में घुसपैठ करवा दी। कबायली बेहद क्रूर थे। मजहबी कट्टरता उनके भीतर कूट कूट कर भरी हुई थी। हत्या, बलात्कार उनके लिए बहुत सामान्य चीजें थी। वो लूटपाट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। निहत्थी जनता के पास बहुत ज्यादा उपाय थे नहीं। गांव गांव में कोहराम था, चप्पे चप्पे पर कत्लेआम था। क्रूरता का खेल भले ही कबायली खेल रहे थे, पर इसमें दिमाग पाकिस्तानी सेना का। कबायली 40-50 के छोटे समूह में आते और लूटपाट मचाते। हर ओर हाहाकार था। हिंदू और सिख परिवारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा था। कबीलाई लश्कर काफी अनऑर्गेनाइज्ड थे और उनका अप्रोच काफी नॉन टैक्टिकल था। रादर देन मिलिट्री, वो सिविल टारगेट्स पे फोकस थे। कश्मीर के राजा की सेना थी, पर छोटी सी, और उसके मुस्लिम सैनिकों ने भी पाकिस्तान के बहकावे में आकर विद्रोह कर दिया था। बचे हुए सैनिक कबायलियों और पाकिस्तानी सैनिकों से मुकाबला करने के लिए काफी नहीं पड़ रहे थे। नौशेरा के इर्द गिर्द लगभग सभी इलाकों पर अब तक कबायलियों की मौजूदगी हो चुकी थी। पर कहते हैं ना, सबसे विषम परिस्थितियों से सबसे विराट व्यक्तित्व निकलते हैं। ऐसा ही व्यक्तित्व था सरदारनी प्रीतम कौर का। आज 92 साल की हो चुकी है, लेकिन तब केवल 16 साल की थी।
किले में लड़ रहे सब कंधे ना कंधा मिला के फौजियों के साथ। हाँ, और अब मेरे जेड़े आदमी सुनो चले जाने सुन बाहर, आज पीछे बच्चियां की हिफाजत, बच्चे किले बोल ना कोई उतरा, कोई दुश्मन ना ऊपर चढ़ी जाए, और किले च पहरा देना, राती दिन खड़े रहना इस तरह। प्रीतम कौर की नई नई शादी हुई थी, पति राजा की फौज में थे, उन्हें गिलगिट इलाके में तैनाती थी। शादी के चंद रोज बाद ही कबायलियों से लड़ते हुए वो शहीद हो गए। राजा के बाकी सैनिकों के परिवार भी नौशेरा के किला धराल में रहते थे, वहीं रहती थी प्रीतम कौर। कंधे ना कंधा मिला के लड़े, और ऐसे ही सिखलाई दी थी जेठ ने, और बेचारा पेंशन आया सूबेदार, उसने सिखलाई दी थी ऐसे दुश्मन को मारना, दंड कैसे मारना, फैर कैसे करना, और जा जावे छपो कैसे करनी, वो सिखलाई फिर उन्होंने बातें दी थी जेठ है। ये किला धराल है। राजा महाराजा जो हैं वो ऐसे किलों का निर्माण करते थे ताकि ऊंचाई से वो दूर से अपने आते हुए दुश्मनों को देख सके, उनसे मुकाबला कर सके। इन किलों की दीवारें भी ऐसी रहती थी जो हमेशा उन्हें सुरक्षित रखती थी। लेकिन 1947-48 में यही किला आम नागरिकों की सुरक्षा की वजह बनने वाला था। यहां पर रहकर किस तरीके से आम नागरिकों ने अपनी सुरक्षा की, अपने देश की सरहदों की हिफाजत की, ये उसका नमूना है। न केवल यहां के जो लोग थे, बल्कि मीरपुर से जो हिंदू और सिख परिवार थे वो पलायन करके इन्हीं दीवारों के बीच महफूज रहने के लिए आ रहे थे। यहां महिलाओं ने भी हथियार उठाए थे। ये भारत के हौसलों की मिसाल है, मिट्टी की रक्षा का संकल्प जहां लोगों में कूट कूट कर भरा है। प्रीतम कौर ने लड़कों का पहनावा अपनाया, सर पर बांधी पगड़ी, और उसके साथ ही किले में मौजूद हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सर पर बांधी। अब वर्दी मर्दों के कपड़े पा ले। हाँ, आई कल ये फौजी ने वर्दियां उसले घरे दे कपड़े होते सर, और वर्दी पा के ठाठे बन के कोई सही न करे भाई आदमी है या औरत है, पर पगड़ी बन ली, हाँ, रफले से रख ली, या सोटा रख लिया। पूरे इलाके में कबायलियों का आतंक था। किले तक पहुंचने की भी इन लोगों ने कई कोशिशें की, लेकिन हर बार पीछे धकेल दिए। किला धराल पर कभी भी दुश्मन का कब्जा नहीं हो सका। किले में मौजूद लड़के लड़कियां ही उनके लिए काफी थे। 15 साल के सरदार बसंत सिंह भी यहीं रहा करते थे। हमारी फैमिली तो इधर की किला धराल की रहने वाली थी, तो हमारे लोग जो पुराने फौजी एक्समैन थे, तो ये आंदोलन चल गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब, तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई। हिंदू मुसलमान का आपस में फसाद हो गया, कत्लेआम शुरू हो गया। कई इलाकों में सुरक्षा की तलाश में हिंदू और सिख परिवार यहीं पनाह लेने लगे। मीरपुर से सरदार बलदेव सिंह भी किला धराल की ओर ही आ रहे थे जब उस उन्माद में उनके माता पिता की हत्या कर दी गई। पिताजी तो हमारे ब्रिगेडियर उस्मान साहब के डेड बॉडी आगे आई है, पीछे ब्रिगेडियर उस्मान साहब आए हैं। तो मैं उसको सोचा कि देखिए आगे डेड बॉडी आ रही है, पीछे कमांडर साहब की पेट्रोल आ रही है, इनके गार्ड भी साथी यही थे। ये अत्याचार भी इन सब का हौसला नहीं तोड़ पाया, पर लंबे समय तक आक्रमणकारियों से यूं मुकाबला नहीं हो सकता। महाराजा हरि सिंह भी इस सच्चाई को समझ रहे थे। वो मदद की गुहार लिए भारत के पास आए। ये 1947 में ईद से एक दिन पहले की बात थी। 25 अक्टूबर को बकरीद थी और घुसपैठियों ने उस रोज के लिए खौफनाक योजना बना रखी थी। वो उन्होंने मतलब एक प्लान बना रखा था कि हम ईद बनाएंगे, इन सभी को खत्म करके ना फिर ईद बनाएंगे। हम ईद से पहले खत्म कर देंगे इनको, सबको मार देंगे। हाँ, सबको मार देंगे। हमारी गाड़ी इधर थोड़ी थी शहीदगढ़ में, तो वो बोलते थे हम इनको खत्म करके तो हम ईद बनाएंगे, जो हमारा सब इलाका हमारा हो जाएगा। कि नौशहरा
के ऊपर 10,000 आदमी ने अटैक किया था और उन्होंने बिल्कुल चैलेंज किया था। बकरीद था और चिंगल से उन्होंने बोला कि हम अभी यहाँ चिंगस में पहुँच गए हैं और अभी दावा बोलना है नौशहरे के ऊपर, और 2:30 बजे नौशहरा मस्जिद में हमने चाय पान करना है। तो उस्मान साहब ने जम्मू रेडियो स्टेशन लिया था, जम्मू रेडियो स्टेशन से अनाउंस कराया था कि वेलकम, आइए गर्म गर्म चाय हम अरेंज कर रहे हैं, गर्म गर्म चाय पिलाएंगे, लेकिन एक शंका में मत रहना कि हमने चूड़ियाँ पहन रखी। पीर पंजाल के दोनों ओर कबायली आगे की ओर बढ़ रहे थे। एक तरफ जम्मू पर खतरा था, दूसरी ओर श्रीनगर पर। माउंटबेटन ने भारत सरकार को सलाह दी कि जब तक कश्मीर भारत से जुड़ने का औपचारिक समझौता नहीं करता, तब तक उसे मदद देना सही नहीं होगा। महाराजा हरि सिंह ने टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तान के अत्याचार से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तब आखिरकार 26 अक्टूबर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए। अगस्त के बाद से छोटे छोटे ग्रुप में हमला करने वाले कबायली 22 अक्टूबर तक संगठित समूहों के तौर पर नजर आने लगे। पाकिस्तान के इस प्लान का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। इसके तहत पुंछ से होते हुए जम्मू, उड़ी बारामूला से होते हुए श्रीनगर, हाजी पीर पास से होते हुए गुलमर्ग पहुंचने का प्लान था। ये काम कबायलियों के लश्करों को करना था। एक लश्कर यानी 10,000 लड़ाके और कुल 20 लश्कर काम पर लगे थे। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना भी अलर्ट पर थी। जम्मू पर कब्जे के लिए पाकिस्तान की एक इन्फेंट्री ब्रिगेड सियालकोट में तैयार थी। पाकिस्तान आश्वस्त था कि सब योजना के मुताबिक ही होगा, लेकिन पाकिस्तान के सपनों को रौंदने के लिए भारतीय सेना उड़ान भर चुकी थी। 26 अक्टूबर को भारतीय सेना ने कश्मीर की ओर कूच कर दिया। हालांकि भारतीय सेना का फोकस तब श्रीनगर की ओर अधिक था। ये बात सेना की तैनाती में भी नजर आई। तब रिसोर्सेज बहुत कम थे, संसाधन इतने कम थे कि इंडियन आर्मी जो थी हमारे पास, वो सैन्य शक्ति बहुत ही कम थी और मेनली फ्रंट पे वो एंगेज थे कवालियों के साथ, पाक आर्मी के साथ, जो कि उसमें लगातार हमला कर रहे थे। तो जब ब्रिगेडियर उस्मान को यहाँ के पदभार संभाला गया, तो उन्होंने अपनी दूरदृष्टि के चलते उन्होंने तुरंत भांप लिया कि यहाँ की सिचुएशन क्या है, जिसके चलते उन्होंने यहाँ के स्थानीय स्कूलों, कस्बों एवं जो गांव थे वहां जाकर वहां के युवा और बाल सैनिकों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि आप भारतीय सेना में सम्मिलित हों एज ए बाल सैनिक, ताकि वो मातृभूमि की रक्षा कर सकें।